बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट नोमैडलैंड। ये कहानी शुरू होती है सन 2011 में, जहां हमें फर्न नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिनों से गुजर रही होती है। फर्न के पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके साथ उसकी नौकरी पे जा चुकी थी। दरअसल जिस कंपनी में फर्न अपने पति के साथ काम करती थी वो बंद हो चुकी थी, जिस वजह से फर्न को नौकरी से निकाल दिया था और अब वो अपना सारा सामान एक वैन में रखती है जिसे उसने बहुत मेहनत से खरीदा है और अब ये वैन ही उसका घर है। फर्न अपना सारा सामान लेके निकल जाती है एक लंबे सफ़र पर, क्योंकि फर्न को एक नौकरी की तलाश है। और कई दिनों तक सफ़र करने के बाद फर्न को अमेज़न में जॉब मिल जाती है, पर ये जॉब सीजनल होती है, यानी कि फर्न की जॉब परमानेंट नहीं है। अमेज़न में काम करने के दौरान फर्न की मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम लिंडा होता है। लिंडा भी अमेज़न में काम करती है और फर्न की तरह अपनी वैन में रहती है। लिंडा और फर्न काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात लिंडा फर्न को अपनी कहानी बताती है कि 3 साल पहले उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और उसकी हालत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सुसाइड करेगी। उस साल उसकी उम्र 62 साल थी। उसने तय किया था कि वो अपने घर को आग लगा देगी और उसी आग में जल के मर जाएगी। लेकिन जब वो ये बातें सोच रही थी तब वो अपने 2 कुत्तों को देखती है। वो सोचती है कि उसे इन डॉग्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इवन उसे अपने साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर लिंडा अपने बचे हुए पैसे देखती है तो उसके पास सिर्फ $550 बचे होते हैं। तब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी का एहसास होता है। जब वो 12 साल की थी तब से वो काम कर रही थी। उसने अपनी 2 बेटियों को पाला और आज भी उसे अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लिंडा डिसाइड करती है कि वो अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं जिएगी। बॉब वेल नाम के आदमी से बात की और सबसे सस्ती वैन खरीदी। बॉब वेल एक वैन वेलर है। वैन वेलर वो लोग होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं और ऐसी गाड़ियाँ प्रोवाइड करवाते हैं जिनमें उनकी सुख सुविधा की सभी चीज़ें होती हैं। बॉब वेल से गाड़ी खरीदने के बाद लिंडा डिसाइड करती है कि वो ऐसे ही पूरी दुनिया घूमेगी। उसका जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगी, जो मन करेगा वैसी जॉब करेगी और अब वो अपने साथ कोई समझौता नहीं करेगी। लिंडा की सारी बातें फर्न काफ़ी ध्यान से सुन रही होती है। फिर लिंडा फर्न को बॉब वेल के एक बूट कैंप के बारे में बताती है। ये बूट कैंप बिगनर के लिए होता है जिन्होंने अभी अभी अपनी गाड़ी में रहना शुरू किया है। लिंडा की बातें सुनकर फर्न बॉब वेल से काफ़ी प्रभावित होती है। लिंडा फर्न को बोलती है कि उसे इस बूट कैंप में ज़रूर जाना चाहिए, पर फर्न मना कर देती है। फर्न के दिमाग में बूट कैंप के बारे में ही बातें चल रही होती हैं। इसी दौरान फर्न का अमेज़न वाला सीजनल काम भी खत्म हो जाता है। फर्न काफ़ी जगह जॉब के लिए ट्राई करती है पर उसे जॉब नहीं मिलती। फिर वो उस बूट कैंप में जाने का डिसीजन लेती है और पहुंच जाती है। उस बूट कैंप में उसे लिंडा मिलती है। लिंडा फर्न को देख के काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर ये लोग अपने जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उसे बॉब वेल की काफ़ी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। रात में सब लोग बातें करते हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और सभी की कहानियाँ काफ़ी दुग्ध होती हैं। अपने दुख को भूलकर ज़िंदगी को फिर से जीना उनके लिए एक नई शुरुआत होती है। उसके बाद फर्न अपनी कहानी बॉब वेल को बताती है और बॉब कहते हैं कि तुमने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। अपने पति को खोया है, उसके बाद उस शहर को भी खोया है। ये चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं हैं, पर मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है जो तुम्हें सेटिस्फाई कर सके। पर तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने होंगे और अब तुम प्रकृति के साथ मिल चुकी हो तो प्रकृति ही तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। बॉब वेल की ये बातें सुनने के बाद फर्न में काफ़ी धीरज आ जाता है और अब वो उस बूट कैंप को एंजॉय कर रही होती है। वो वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखती है। बूट कैंप में जितने भी लोग आए होते हैं वो सभी खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे होते हैं और फर्न भी डिसाइड करती है कि वो भी एक खाना बदोश की ज़िंदगी जिएगी। फर्न यहाँ पे नई नई चीज़ों को सीखती है और इन सबको सीखने के दौरान उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। और एक रात फर्न की मुलाकात डेव से होती है। डेव फर्न के साथ डांस करता है। वो फर्न को पसंद करने लगता है और अब ये सेमिनार ख़त्म हो जाता है। सब लोग इस कैंप से जा रहे होते हैं और रास्ते में फर्न की वैन का टायर खराब हो जाता है। तभी वो देखती है कि उसी के साथ कैंप में एक लेडी थी जिसका नाम स्वैंकी था। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी होती है। फर्न उससे मदद मांगती है। स्वैंकी फर्न की मदद करती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अपने साथ ज़रूरत की सभी चीज़ें रखनी चाहिए, नहीं तो तुम कभी भी कहीं भी फंस सकती हो। उसके बाद स्वैंकी फर्न को सर्वाइवल की कुछ चीज़ें देती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात जब स्वैंकी दवा खा रही होती है तो फर्न उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। स्वैंकी बोलती है कि उसे लंग कैंसर है। उसके पास 7 से 8 महीने ही बचे हैं और इस वक्त को वो हॉस्पिटल में ना बिताकर बल्कि वो सब करना चाहती है जो वो ज़िंदगी में करना चाहती थी। वो एक बार अलास्का जाना चाहती है ताकि उसके साथ उसकी ज़िंदगी की अच्छी यादें हमेशा बनी रहें। स्वैंकी को अपनी ज़िंदगी के अंत का कोई भी अफसोस नहीं है। वो कहती है कि वो 75 साल की है और उसने काफ़ी लंबी ज़िंदगी जी है।
और उसके पास बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो वो कभी नहीं भूलेगी। फन अपनी जर्नी में आने वाले हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख रही होती है। फन और स्वैंकी काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों कुछ टाइम वहाँ बिताते हैं और कुछ समय बाद स्वैंकी वहाँ से चली जाती है और फन भी अपने सफ़र पर निकल जाती है। और अब फन का नज़रिया बदल चुका होता है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को महसूस करने लगती है। वो हर एक चीज़ को एंजॉय कर रही होती है। ऐसा लगता है कि मानो वो प्रकृति के साथ मिल चुकी हो। और सफ़र में आगे चलते हुए उसे नेशनल पार्क में कैंप पोस्ट की जॉब मिल जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात डेव से होती है। यहाँ पे लिंडा भी फन को मिल जाती है और यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं ये लोग। लिंडा कुछ दिनों बाद वहाँ से चली जाती है और अब फन और डेव यहाँ होते हैं। एक दिन फन अपनी वैन साफ कर रही होती है कि डेव वहाँ आ जाता है। वो फन की मदद करने के लिए बोलता है पर फन उसे मना कर देती है। पर फिर भी डेव एक बॉक्स उठा लेता है और उस बॉक्स में से सामान गिर जाता है। उसमें एक प्लेट भी होती है जो फन के पिता ने उसे दी थी। वो टूट चुकी होती है। फन को गुस्सा आ जाता है और वो डेव को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। पर बाद में उसे एहसास होता है कि उसे डेव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं जो फन को बोलते हैं कि वो खुश है कि फन एक खानाबदोश की ज़िंदगी जी रही है। बहुत सारे लोग ऐसा करना चाहते हैं पर वो अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। फन डेव से मिलने जाती है तो वो देखती है कि डेव बीमार है। वो डेव को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। इसके बाद ये दोनों कुछ समय साथ में बिताते हैं और कुछ वक्त बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जॉब करने लगते हैं जहाँ पर डेव का बेटा उससे मिलने आता है और वो उसे बताता है कि डेव बहुत जल्दी दादा बनने वाले हैं और उन्हें घर आकर अपने पोते से मिलना चाहिए। अगली सुबह डेव ये बातें फन को बताता है तो फन कहती है कि उसे जाना चाहिए। पर डेव काफ़ी हेजिटेट होता है क्योंकि जब उसका बेटा छोटा था तो डेव के पास उसके लिए समय नहीं था और जब वो बड़ा हो गया है तो उसके लिए डेव के पास समय नहीं है। फन कहती है कि तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपने होने वाले पोते से मिलने जाना चाहिए। वो डेव को इनकरेज करती है। डेव कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो पर फन कहती है कि वो नहीं जा सकती पर वो उसे कहती है कि वो कभी ना कभी उससे मिलने ज़रूर आएगी। अगली सुबह डेव फन को गुड बाय कहने आता है पर फन सो रही होती है इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब किए बिना वहाँ से चला जाता है। हालांकि फन की आंखें खुल जाती है और वो डेव को जाते हुए देख लेती है। फन की ज़िंदगी फिर से वैसे ही शुरू हो जाती है जैसे पहले थी। वो नई नई जगह जाती है, नए नए लोगों से मिलती है और उसे एक नया जॉब मिल जाता है जो शुगर बीट प्लांट में होता है। यहाँ पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। रिपेयरिंग में ज़्यादा खर्चा आता है। फन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं और वो अपने एक फ्रेंड से हेल्प मांगती है पर वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती। इसीलिए वो कैलिफोर्निया अपनी बहन के यहाँ चली जाती है। कुछ दिनों तक वो अपनी बहन के साथ रहती है पर अब उसे वहाँ से जाना है। उसकी बहन कहती है कि फन उसके साथ ही रह जाए क्योंकि फन ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल किया है। उसने काफ़ी कुछ खोया है। उसने अपने पति को खोया है और उसने एक नोमैड की ज़िंदगी भी बिताई है पर उसे ठहर जाना चाहिए। वो चाहती है कि उसकी बहन उसके साथ रह जाए पर फन चार दीवारी के अंदर नहीं रहना चाहती। फन की बहन समझ जाती है कि उसे रोकना ठीक नहीं है। उसकी बहन उसकी हेल्प करती है और उसे कुछ पैसे देती है। फन अपनी गाड़ी ठीक कराकर वहाँ से निकल जाती है। एक बार फिर वो अपने सफ़र में आने वाली हर चीज़ को महसूस करती है। वो बहुत इंजॉय करती है। वो नेचर को काफ़ी करीब से देखती है। उसने नेचर को इतना करीब से कभी महसूस नहीं किया था। वो नेचर को एक्सपीरियंस कर रही होती है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए वो डेव के घर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो डेव के परिवार से मिलती है। डेव फन से मिलकर बहुत खुश होता है। एक रात ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो डेव बोलता है कि उसने सोचा था कि वो यहाँ एक रात ही रुकेगा पर अब वो यहीं रहना चाहता है और तुम भी उसके साथ रह जाओ। इसके लिए उसने अपने परिवार से भी बात कर ली है और वो लोग भी फन को पसंद करते हैं। लेकिन फन डेव की किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और वो उसके परिवार के साथ डिनर करती है। उनके साथ काफ़ी इंजॉय करती है और अपने आगे के सफ़र पर निकल जाती है। वो अपने आगे के सफ़र में आने वाली हर चीज़ को एक्सपीरियंस करती है, उन्हें इंजॉय करती है। इसी तरह फिर से वो अमेज़न पहुंच जाती है जहाँ पर एक साल पहले उसने सीजनल जॉब की थी। यहाँ पर वो काम फिर से शुरू हो चुका था। इसी के साथ फन को नोमैड की ज़िंदगी बिताते हुए पूरा एक साल हो गया था। सीजनल जॉब खत्म होने के बाद एक बार फिर वो बॉब की बूट कैंप में जाती है। यहाँ पर वो सभी पुराने लोग मिलते हैं पर अब स्वैंकी की डेथ हो चुकी थी। रात में सब उसे श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद अगली सुबह फन बॉब बेल को अपने पति के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे बच्चे भी नहीं चाहिए थे और उसे अपनी जॉब से काफ़ी प्यार था। और वो बताती है कि अगर उसने अपने पति को छोड़ दिया होता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसीलिए मैं उसे कभी छोड़ ही नहीं पाई। ये सब सुनने के बाद बॉब भी अपने बेटे के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं अपने बेटे के बारे में कभी बात नहीं करता। आज वो जिंदा होता तो वो 33 साल का होता। उसके मरने के बाद वो आज भी उसे सोचता रहता है। वो उसे कभी नहीं भूल पाया है।
वो हमेशा यही सोचता था कि वो उसके बिना कैसे जिएगा, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो अपने बेटे को जिंदा रख सकता है लोगों की मदद करके। इसीलिए मैं लोगों की मदद करता हूँ। और ज़्यादातर लोग यहाँ मेरी उम्र के आते हैं। उन लोगों ने अपनी उम्मीदें खो चुकी होती हैं, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी खोया होता है। पर लोगों के पास सब कुछ खोने के बाद कहीं ना कहीं जीने की उम्मीद बची होती है, और लोगों के पास ज़िंदगी को गुड बाय कहने का कोई भी सही तरीका नहीं होता है। इसीलिए वो उन लोगों की मदद करता है। फर्न ये सारी बातें काफ़ी ध्यान से सुन रही होती है। मानो ऐसा लगता है कि सारी बातें उस पर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ रही हैं। इसके बाद वो अपने पुराने घर में जाती है, जहाँ पे वो अपने पति के साथ रहती थी। घर को देखने के बाद उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, और फाइनली अपने घर को गुड बाय कहने के बाद वो निकल पड़ती है एक लंबी यात्रा पर। यहाँ पे फर्न को देखने के बाद लगता है कि मानो उसने डिसीजन ले लिया है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, उसे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। और यहीं पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी नोमैडलैंड की, जिसने 2021 में ऑस्कर जीता था। दोस्तों, ये मूवी हमें काफ़ी कुछ सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी को किसी भी मोड़ से शुरू किया जा सकता है, जैसा कि फर्न ने किया था। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.3। 2021 में इस मूवी ने 3 ऑस्कर जीते थे, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, जो कि फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को मिला था उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।